राइट, कारिया ने अभी मुझसे पूछा है कि चार्टर जो है वो एक एग्रीमेंट है बेसिकली। यस, शी इज राइट, इट्स एन एग्रीमेंट। और वो ये कह रही है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, इफ इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट, तो क्या हम वो एग्रीमेंट वो वर्बल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। एक्चुअल में जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वर्बल भी हो सकता है। लाइक अगर मैं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ और या आपके और मेरे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो वर्बल ही हुआ था ना, ऐसे ही है ना। आपने जी कहा सर मैं एग्जैक्टली हमें फी जी। कर, ठीक है, सो दैट्स अ वर्बल, और उस पे हमने काम कर लिया। यस, इट और कैन। ये प्रोजेक्ट भी है, हाँ हाँ, ये मतलब प्रोजेक्ट जो है, यस। ये कोई रूटीन ऑपरेशन नहीं है। नई टीम है, नए लोग हैं, ठीक है, आप लोग नए हैं और हम एक काम के लिए स्टार्ट बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास टाइम कैसे वगैरह वगैरह, और ये खत्म भी हो जाएगा टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस। ठीक है, मैं इस पे अभी बात खुद नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इसकी बात करूंगा एक पॉइंट पे। अच्छा, एक और बात बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। कुछ लेक्चर्स अभी जो आप कह लें कि इस वीक के जितने भी लेक्चर्स हैं मैं उसमें बहुत स्लो चलूंगा। लाइक मुझे 100 स्लाइड्स कवर करनी है वैसे, लेकिन मैं एक एक स्लाइड पे को आधा आधा घंटा लगा रहा हूँ इसमें, चाहे मेरा अगला वीक भी लग जाए। लेकिन रिमेंबर, ये फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन आपको क्लियर ना हुई तो ट्रस्ट मी बाकी चैप्टर्स आपको समझ भी आ गए, इवन देन यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। इसलिए इस चीज के बारे में ना अपनी 100% क्यूरीज को रिजॉल्व कीजिएगा। जाहिर है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुझे आगे बतानी है तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको माइंड में कोई चीज आ रही है और आप नहीं पूछे तो ये आप अपने साथ ज्यादा कर रहे होंगे। आई एम टेलिंग यू, मैं खुद इस पर बहुत टाइम लूंगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको लाजमी पता होनी चाहिए। कि प्रोजेक्ट स्टार्ट अगर होता है तो स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे काम हम करते हैं, इनको हम कहते हैं प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ये जो प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं ये इनका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक्टिविटीज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ये एक्टिविटीज प्रोजेक्ट मैनेजर के बहुत सारे डिसीजंस को इफेक्ट करती है। एक एग्जांपल मैंने उसका दी थी, ठीक है। लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, मैंने उस दिन भी कहा, एक प्रोजेक्ट है उसका मोटिव पॉलिटिकल मोटिव है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार वो प्रोजेक्ट मैं किसी तरह इलेक्शन ईयर के लास्ट ईयर से पहले पहले कंप्लीट कर लूँ। मतलब ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर ना कॉस्ट बचाने के चक्कर में प्रोजेक्ट को लेट नहीं कर सकता। अगर वो लेट करेगा, ठीक है, वो उसने बहुत सस्ता तो बना लिया, लेकिन जिस पर्पस के लिए वो प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, चाहे वो ठीक है या गलत है, हम इस डिबेट पे नहीं जा रहे, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को जब वो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था, असाइन हुआ था, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट मतलब अस्यूम किया था। और वो अब उस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे जो जो डिसीजंस लेगा वो एक्चुअल में उन प्रायोरिटीज को सामने रखेगा जो प्रोजेक्ट से पहले होने वाली एक्टिविटीज के दौरान डिसाइड हुई है। सो ये आइडियल केस है जो मैंने आपके सामने बताया, ये वाला सारे का सारा, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट प्रपोजल आते हैं वो प्रपोजल ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि जी मैं आपने देखा होगा एक हमारे बॉसेस जो हैं वो बाज दफा ऐसा होता है कि वो यूके गए 2 महीने के या एक हफ्ते के लिए और वहां पे उन्होंने कोई चीज देखी और उन्होंने कहा भाई अब ये हमारी, उन्होंने मीटिंग के दौरान अपने क्लाइंट के साथ या मे बी सप्लायर के साथ मीटिंग की और वहां पे उन्होंने कहा यार ये चीज तो जबरदस्त है, और वो चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आके जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल पर्सनल लेवल पे मैं आपको कहता हूँ। पर्सनल लेवल पे लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ यार पीएमपी इज अ वेरी गुड एंड वेरी रिवार्डिंग सर्टिफिकेशन, जबरदस्त है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसकी वजह से अगर आप जो लोग करते हैं तो बाकी उनको कामयाबियां मिलती हैं, यस, कोई कोई इसमें मतलब दूसरी राय नहीं है। फिर हम कहते हैं कि यार आप ये कहते हो कि यार मैं यूं प्रोजेक्ट पीएमपी की तैयारी करूंगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स के साथ पीएमपी क्लियर भी कर जाते हो। आपने पीएमपी भी इन्वेस्ट भी किया, सारा प्रोजेक्ट भी किया, लेकिन अब आपने वो जिंदगी में पीएमपी को कहीं यूज नहीं करना। इसका मतलब क्या है? आपने एक ऐसी जगह पे एफर्ट और टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है, ऑल्दो आप उसको करने में कामयाब हो गए हो, लेकिन वो आपके विजन या मिशन में कहीं भी यूज नहीं होता। ठीक है, आपने जो जिस नेचर की जॉब करनी है वहां पे पीएमपी का कोई रोल नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर आपने विदाउट अगर आपका जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या आपकी जात के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच नहीं करते, उसके साथ अलाइंड नहीं है, तो चाहे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो जाए, इवन देन वो प्रोजेक्ट की सक्सेस आपके किसी काम की नहीं होगी।
तो ये एक आइडियल सिस्टम है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, अजान हो रही है, मैं आपको इसी जगह से रिज्यूम करता हूँ, ठीक है? मैं सर ये स्लाइड्स क्लियर नहीं है। ओके ओके, मैं दोबारा करता हूँ, जस्ट सो सर स्लाइड्स अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है? सबको क्लियर नहीं है या आप में से कुछ मुझे सर तो आप तो क्लियर है वैसे। मुझे ये क्लियर है। हाँ, बस जिनका इंटरनेट स्लो होगा नो बेटर। ना बेटर, वो इंटरनेट बाज़ दफ़ा उसकी वजह से होता है, कनेक्टिविटी अगर थोड़ी सी स्लो हो ना तो ब्लर आती है। तो बहरहाल अभी आप तो मुझे ठीक हो गया अभी ठीक हो गया ना, बस सही है। जी। ओके अच्छा जी, सो आई वाज टेलिंग यू कि एग्जाम के अंदर आपने अपने माइंड में ये रखना है कि भाई देयर इज अ फॉर्मल प्रोसीजर, और उस फॉर्मल प्रोसीजर के अंदर जो की बात याद रखनी है वो ये है, फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट, वो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होते हैं, और जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने का एक पूरा प्लान बनाता है, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, वो प्लान भी बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने पॉलिटिकल एक ऑब्जेक्टिव सर्व करना है, तो फिर हमारे लिए मे बी टाइम एलिमेंट या जो उसकी पब्लिक अपीयरेंस है, वो वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के होंगे, और कॉस्ट वाला जो फैक्टर है वो हमारा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि यार आई डोंट केयर पब्लिक के साथ जो भी है, लेकिन आई जस्ट वांट कि ये कम से कम पैसे में हो, तो फिर उस केस में कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव वो ज़्यादा प्रेफरेंस ले लेते हैं। सो आपने ये माइंड में रखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपना प्लान बनाता है, जिसको हम फॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, वो प्लान अलाइंड होता है विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने अगली बहुत सारी स्लाइड्स का कुछ बातें यहाँ पे कवर कर ली हैं, अब हम इसको फॉर्मली देखते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको या लास्ट जब भी हमारी क्लास हुई थी तो मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट्स क्यों आप अंडरटेक करते हो, तो उसमें हमने एक चीज़ ये देखी थी कि यार प्रोजेक्ट किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से हम अंडरटेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो आपको पॉइंट्स याद होंगे या आपके सामने आप स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे कि आप कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, कोई सोशल रिक्वायरमेंट उसको करते हैं, आपका कोई स्टेक होल्डर होता है। मसलन जैसे मैंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से किसी को सेटिस्फाई करना है। पब्लिक सेक्टर में अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल पब्लिक के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो, या कस्टमर आपका जो है वो एक स्टेक होल्डर होता है, उससे हम उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह को टू इम्प्लीमेंट और चेंज बिजनेस या टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, जैसे आपने कहा यार अभी तक हम मैनुअल सिस्टम पे थे, अब हम इसको ऑटोमेटेड सिस्टम पे चले जाते हैं, एंड सो ऑन। और इसी तरह आपकी जैसे अभी वो मैंने कहा था कि केबलिंग जो है वो पुरानी हो गई है, तो आपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, आपने अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी सर्विस बेटर बनानी है, या आप और किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए या आप वेलफेयर के पर्पस के लिए, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बेटर करने के लिए कुछ भी जो काम स्पेशल नेचर का करेंगे, दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और उसको हम एवेलुएट करेंगे डिफरेंट प्रपोजल्स को, और हम फाइनली उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे which will best meet our या which will be best aligned with our organization objectives। ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स और इस तरह की बातें की हैं, इससे रिलेटेड दो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ये मैं आपको इस जगह पे आज बता रहा हूँ बड़ी डिटेल पे। डिटेल में क्या, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, और ये थ्रू आउट द कोर्स में जगह जगह रेफर करूंगा, तो आपको आज ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपको साथ के साथ ये याद करवा दूं। पहली चीज आती है बिजनेस केस। प्रोजेक्ट के बिजनेस केस के अंदर जो प्रोजेक्ट पर होने वाली इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, ये जो बातें मैंने अभी पिछली स्लाइड पे की थी ना, अंडर द हेडिंग ऑफ ये जो नीड असेसमेंट वाली बातें की थी कि एक फिजिबिलिटी बनती है, ऑल्टरनेटिव वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी बातें बिजनेस केस के अंदर लिखी जाती हैं, ताकि हम बाद में आने वाले लोगों को उन चीज़ों का एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट मिले, और प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने ये डॉक्यूमेंट्स एज एन इनपुट जाते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर जब अपना प्लान बना रहा होता है कहने, या जब चार्टर बना रहा होता है, तो इन बिजनेस केस वाले एलिमेंट्स को सामने रखता है कि मेरा प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी सामने होनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने की जरूरत क्या पेश आई, क्यों हमने ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास अपनी रिसोर्सेज कितनी हैं,
हमें बाहर से कितनी रिसोर्सेज लेने पड़ेंगी, इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड सीरियस किस्म के हाई लेवल के रिस्क क्या क्या है। जैसे मैंने कहा था कि जी यार वो कहीं कॉम्पिटिटर से पहले ना बन जाए, यार सॉरी लेट ना हो जाए हमारा ये प्रोजेक्ट, हमें वो प्रोडक्ट हर हाल में लॉन्च करनी है कॉम्पिटिटर के लॉन्च करने से पहले, अदरवाइज हमारे इस प्रोजेक्ट का मतलब कोई फायदा नहीं होगा। तो ना दैट इज अ मेजर रिस्क या मेजर एरिया ऑफ कंसर्न, तो वो भी हम प्रोजेक्ट बिजनेस केस के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद होता है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बेसिकली अपने इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने से हमें जो जो बेनिफिट होने होते हैं और जिस जिस टाइम पर होने होते हैं, हम उनका एक एक यू नो एक एक फिगर उसको उसका एक आइडिया बनाते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट हमें इस तरह ये और ये बेनिफिट देगा और इस टाइम पे देगा, और हम इन बेनिफिट्स को कैसे रियलाइज करवा सकेंगे। मसलन लेट्स से आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया जिसको आप कह रहे हो कि मैंने पीएमपी सर्टिफिकेशन को मैं एज अ प्रोजेक्ट डील कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट मुझे डील करना है। अब इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट, और उसमें आप में ऐसा ट्रेनिंग ले रहे हो, ये आप ट्रेनिंग इस प्रोजेक्ट का बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा है, एक सब प्रोजेक्ट है, और उसमें आपने कहा कि यार ट्रेनिंग जब लूंगा इस ट्रेनिंग के फायदे क्या क्या है, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज बढ़ेगा, ओके फाइन, और ये कब तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये बेनिफिट मुझे रियलाइज हो जाएगा, और ये रियलाइजेशन बेनिफिट को कैप्चर करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं वो आपने लिख लिए। उसके बाद आपने कहा कि मेरे एग्जाम के लिए मेरी 100% प्रिपरेशन होगी, और उसका आपने एक इंडिकेटर रख लिया कि मैं एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा, ओके देन उसके बाद आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है अगला कि मेरा इसकी वजह से प्रमोशन या रेज या न्यू जॉब्स वगैरह होंगी। तो अब आपने हर स्टेज पे मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एंड उन बेनिफिट्स को मैंने कैसे कैसे कैप्चर करना है, ये आपने बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के अंदर लिख लिया। इसके बाद एक्चुअल ये सारी दोनों चीजें जो बनेगी ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि प्रोजेक्ट के चार्टर इशू होने से पहले पहले बनेगी। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको मतलब ज़रा प्रोजेक्ट चार्टर हुआ, प्रोजेक्ट चार्टर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएगा। अब ये जो प्लान है, दिस प्लान शुड बी इन लाइन विद और अलाइंड विद द बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान एज वेल एज बिजनेस केस, या मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट अपनी तरफ से बड़ी सिंसियरिटी के साथ, आपका पूरा फोकस जैसे मैंने बार बार कहा कॉस्ट बचाने पे लगा हुआ है, और आपके कॉस्ट बनाने के चक्कर में प्रोजेक्ट लेट हो गया, और जिस मकसद के लिए ऑब्जेक्टिव था, सॉरी आप इधर बात कर रहे हैं या नहीं, ओके आई गेस बैकग्राउंड एनीवेज। अच्छा अब ये आपको आई होप बात समझ आ गई होगी जो मैं कह रहा था कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस केस है, जो प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है, एज वेल एज जो प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये सारे के सारे आपस में स्ट्रेटेजिकली अलाइन होने चाहिए। एक बात, अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो वर्बली मैंने आपको अभी तक बताया वो क्या क्या है, बिजनेस केस के अंदर मेरे पास वो तमाम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इस प्रोजेक्ट की नीड क्या थी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को करने के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स थे, हमने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हायर लेवल रिस्क क्या थे, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मेरे पास रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल हैं, कितनी मुझे बाहर से लेनी पड़ेंगी वगैरह वगैरह, ये सारे का सारा एक पूरा बिजनेस केस में आ जाता है। और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के अंदर उसकी बेनिफिट रियलाइजेशन से रिलेटेड हमने सारे के बेनिफिट क्या क्या है, किस किस पॉइंट पे, किस किस स्टेज में, किस किस तरह हम वो बेनिफिट कैप्चर करेंगे। अब इनकी डिटेल जो है वो अब आपको अगली स्लाइड्स पे नजर आ रही होगी, इनको आप बेशक खुद रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। लाइक ये देखने इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है यहाँ पे, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, रीजंस फॉर प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक और चीज प्रोजेक्ट सक्सेस, इसमें मैं भी बात करता हूँ। एंड आपने कहा हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी क्या क्या है और कौन कौन से डिसीजन क्राइटेरिया है और वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट की जो सक्सेस मैयर होती है, रिमेंबर प्रोजेक्ट की जो सक्सेस मैयर होती है वो इस तरह होती है कि हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया। हम प्रोजेक्ट की सक्सेस को मैयर करते हैं कि कितने अच्छे से उसने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया। जस्ट अ मिनट में ये एक मिनट रहिएगा।
सॉरी। अच्छा, सो अगर एक प्रोजेक्ट जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत कम कॉस्ट में बना और बहुत हाई क्वालिटी का बहुत अच्छा बना, लेकिन स्केड्यूल की टर्म्स में वो लेट हुआ और वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, अब उस केस में इस प्रोजेक्ट की सक्सेस इस बेस पे मैयर नहीं होगी कि कॉस्ट कितनी बचाई, क्वालिटी कितनी अच्छी थी, जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो गया। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट की सक्सेस जो मेजर करते हो वो उससे करते हो जो आपने उसके ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उस प्रोजेक्ट ने वो ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव किए। अच्छा, दूसरा है इसका बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, और ये बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान आपके सामने मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कौन कौन से बेनिफिट्स किस तरह करेंगे। और ये जो ब्लू कलर में आखिरी बात लिखी हुई है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर के साथ मिल के ये इंश्योर करना होता है कि जो प्रोजेक्ट का चार्टर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है एंड ये जो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है, ये सारे के सारे अलाइंड रहें। ऐसा ना हो कि बेनिफिट किसी खास बेनिफिट के लिए प्रोजेक्ट किया गया था, आपने वो इग्नोर करके और डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स ले गए। प्रोजेक्ट मैनेजर स्पॉन्सर के साथ मिलके ये इंश्योर करता है कि आपका बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी, चार्टर भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ लिंक्ड हो। ये तो थी थ्योरी। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपसे मैं एक सर 2 सेकंड पिछली साइड पे आप कर सकते हैं? जी श्योर, जी बोले ये वाली। जी बस 2 सेकंड, मैं एक चीज नोट कर रही थी। हम्म, ये दो स्लाइड्स जो ठीक है, ये जो ठीक दो हो गया। स्लाइड्स है ना, ये शायद इसकी डेफिनेशन आपको रीटा की बुक में ना मिले, ये मे बी पिम्बॉक गाइड के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन आपको जितना चाहिए, जितना समझ आना चाहिए ना, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड कर दिया। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो बेशक इसको पॉज करके कीजिएगा। अच्छा, अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी मतलब इनडायरेक्टली आपको कन्वे कर चुका हूँ। नाउ आई वांट टू टेस्ट यू कि आपको ये बात कितनी समझ आई है। तो इसको कौन पढ़ेगा? कार्य, ये आपकी ड्यूटी, अब थ्रू आउट द कोर्स आप ही पढ़े थे। ठीक है। Let's say a university hired 2 experts as project managers, one each for launching 2 new degree programs, MBA, MSPM. University treated launching the degree programs as 2 separate projects, in which each project manager had to define the course curriculum, grading system, induction criteria for students, selection criteria for faculty, and other processes and documents. The project managers were also responsible for induction and running of the degree programs for first 3 batches. They had to hand over the project to the respective departments for further operations 3 months after the graduation of first batch. Status of 2 degree programs at handing over of the projects for routine operation is as under. फाइन। सो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रूटीन ऑपरेशंस हो रहे हैं। रूटीन ऑपरेशंस में डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ने नए 2 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने हैं, एक है एमबीए और एक है एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि यार ये 2 नए प्रोजेक्ट्स हैं, जाहिर है नए प्रोग्राम्स हैं, इनको कोई हमें एक पूरे का पूरा सेटअप बना के दे दे और फिर हम इसको रूटीन के तौर पे, जैसे बाकी प्रोग्राम्स रूटीन ऑपरेशंस के तौर पे रन करते हैं, इसको भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार हम यूं करते, सॉरी, इन दोनों प्रोग्राम्स को हम 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स के हवाले करते हैं और उन्हें हम ये कहते हैं कि भाई इन प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, जो करिकुलम का डिज़ाइन है और कोई एसओपीज डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो आप बनाएं, और जो कुछ आपको एक प्रोग्राम को रन करने के लिए चीज़ें चाहिए ना, वो सारे का सारा सेटअप आप बनाएं। देन उसके बाद आप पहला बैच इंडक्ट करें, उस नई फैकल्टी के साथ उसका बैच को 6 महीने के लिए रन करें, एंड देन अगला बैच आएगा, ये सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, अगला बैच आएगा, फिर ये थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे, और इस तरह आपके पास 3 बैचेस ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, जिसमें जैसे ही अगला फर्स्ट बैच पास आउट होगा तो उसके 3 महीने के बाद अब हम समझेंगे कि अब ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ऑपरेशन में आ गया हुआ है, और इसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिवर्सिटी के हवाले कर देगा ये वाला सारा प्रोजेक्ट रूटीन ऑपरेशन का। और यही सेम गोज फॉर एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बात आपको समझ आ गई? सिनेरियो समझ आ गया सबको? Yes, sir. ओके जी। Yes, sir.
अब मैं आपको सिनेरियो उसके बाद की सिचुएशन बताता हूँ कि उसके बाद क्या है। उसके बाद दोनों प्रोजेक्ट्स का जो स्टेटस है वो आपके सामने है, देखिए जरा। सही, किसी का डिस्कनेक्ट हो गया, आप उन्हें दोबारा अलाउ कर दें। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअल में ओके टच स्क्रीन आई एम नॉट हैंडी विद इट, और मेरा अपना लैपटॉप जो है ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके जी, चलें। अब आपने देखा कि जब वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर हुआ उस वक्त तीन, मतलब जब यानी कि प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो उस वक्त स्टेटस ये है कि जो एमबीए प्रोग्राम है उसमें तीनों बैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 135 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके थे, और फोर्थ बैच के लिए 410 एप्लीकेंट्स जो है ना वो मार्केट में उस जगह उनकी एप्लीकेशंस आई हुई थी। अब और यूनिवर्सिटी ने जैसे ही फर्स्ट बैच ही में ही उनके इतने नंबर आना शुरू हो गए थे स्टूडेंट्स के, कि उन्होंने सेकंड बैच के बाद ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, उनकी कॉस्ट मीट हो गई और प्रॉफिट आना शुरू हो गया। और जो पहले बैच के 35 स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे, उनमें से 3 लोगों को जॉब मिल चुकी है अभी तक, जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ। और प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है? पहला बैच पास आउट होने के 3 महीने के बाद। ये बात आपको पूरी सबको समझ आ रही होगी, आई होप। नहीं आ रही तो यू मे आस्क मी। Yes, जी sir. आ रही है, अच्छा, बिल्कुल आ और रही इसी है। तरह एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेटस है वो ये है कि 63 स्टूडेंट्स इन टोटल 3 बैचेस में हुए, और सिर्फ 280 एप्लीकेशंस जो है ना फोर्थ बैच के लिए पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो पहले बैच के सिर्फ 17 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जॉब मिल गई है, पहले महीने ही मिल गई थी जैसे वो पास आउट हुए। अब आपके ख्याल में सवाल ये है जो आपके सामने ये ब्लैक कलर में ब्लैक बॉक्स में आया हुआ है, which project managers performed better और which project remained more successful than other? ये 4 ऑप्शंस हैं, आपका क्या आंसर होगा? सर हमारे ऑप्शन ए। साइड जो एमबीए प्रोग्राम वाले ने आई बी थिंक सर, बेटर परफॉर्म किया है। बी, ओके। और बी कोई बी बी सर फॉर बॉल। किसी अच्छा सर को प्रॉब्ली ठीक है? डी है। डी, बिल्कुल। सर डी है डी। गिवन ओके। इंफॉर्मेशन नॉट एन और ये गिवन इंफॉर्मेशन सर वाला बी कौन सर, है? ऑप्शन ए। मेरी तरफ से अल्फा, बी है। अल्फा वाला कौन है? ए। सर साथ बात कर रहा हूँ, साथ आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल में देखिए, आपको मैंने अभी पूरी क्योंकि जो सक्सेस कहानी का क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। डिफाइन नहीं है, हमने जो राम कथा सर सुनाई, प्रोजेक्ट चार्टर जरूरी है इसके लिए कि एग्जैक्टली आपको ये पेपर्स पता के होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या था। पैसे कमाना था तो एमबीए वाला सक्सेसफुल है, क्वालिटी बढ़ाना था तो एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला, देखिए उसमें 17 में से 11 जो है ना उनको नौकरी मिल गई है। इसका मतलब है वो जो सर हाँ जी, सर एक सवाल ये है कि अगर आप इसको ये जो क्वेश्चन है इसको हटाते हैं तो उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हाँ हाँ, उसमें उन्होंने प्रोग्राम का करिकुलम प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करना था, रिसोर्सेज फैकल्टी मेंबर्स बिल्कुल ढूंढने थे, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, उसकी बेसिस के ऊपर तो बोथ ऑफ देम सुनिए, सक्सेसफुली लॉन्च द प्रोग्राम। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने इसलिए कहा व्हिच वन इज उस बेटर देन अदर। आपको लगता है दोनों बराबर हैं तो भी आप कह दें, लेकिन हाँ लोग तो उसमें हाँ, उसमें तो अगर अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है हाँ और नहीं जो मतलब कि कितने कितने लोग इनरोल हुए वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, का हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं था, हाँ, उस हिसाब से तो डी इज द करेक्ट आंसर अगर तो हम नहीं 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 परफॉर्मेंस गेज के। ओके ओके ओके, देखिए तो जो परफॉर्मेंस होती है बेसिकली मैंने कहा वो ऑब्जेक्टिव्स कहीं भी मिशन, मतलब इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली स्टेटेड नहीं है, एग्जैक्टली ठीक ठीक, है ना? तो इसका मतलब है कि गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल जो ठीक समझ गया। करिकुलम डिजाइन किया होगा, उन्होंने जो फैकल्टी हायरिंग का क्राइटेरिया बनाया होगा, और उसके बाद उन्होंने वगैरह वगैरह किया, आपको बड़ा वाजे नजर आ रहा है कि एक किसी और डायरेक्शन में प्रोग्राम लेके गया और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर किसी और डायरेक्शन में अपने प्रोग्राम को लेके गया। एक में क्वालिटी आपको नजर आ रही है, ऑल दो नंबर्स कम है, प्रॉफिट कम है अभी या नहीं है, और दूसरा जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, नंबर ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी क्या है कि मार्केट में 35 में से सिर्फ 3 को अभी तक जॉब मिली। ठीक है, सो ये ठीक है। बेसिकली वो डिफरेंस है जो यहाँ पे पॉइंट, मतलब ये क्वेश्चन का ठीक होना या गलत होना वो इस वक्त आप मतलब कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जो चीज मैटर कर रही है वो ये है कि यू मस्ट नो
जो कि मैंने अभी पिछला आधा पौना घंटा इसी बात पे लगाया कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है ना ये इस चीज पे होगी कि उसने किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया। जो मैंने पिछली पूरी एग्जांपल्स दी वो ये। अच्छा, अब आपने एक चीज और भी देखी होगी कि इवन यू न्यू द कॉन्सेप्ट, जब वो एग्जाम क्वेश्चन स्टेटमेंट में चीज आती है तो आपसे वो चीज मिस हो जाती है। यही पीएमपी का सबसे बड़ा आप कह लेना कि जो रिक्वायर्ड स्किल है वो ये है। उस एग्जाम उस स्टेटमेंट के अंदर से आपने वो मतलब डिग डाउन करके लानी है चीज कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है और इन बिटवीन द लाइंस वो क्या कह रहा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा टेस्ट करना चाह रहा है। क्लियर है ये बात? ओके जी, आई होप आपको ये अब रूटीन ऑपरेशंस ये सारी बात समझ आ गई होगी। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स। मैंने आपको कहा था कि ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट का दरमियान में लिंक बनता है। दो बाउंड्रीज हैं, एक तो ये कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ऑपरेशंस चल रहे होते हैं और उसमें से प्रोजेक्ट इमर्ज करता है, और फिर इस तरह जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो हैंडिंग टेकिंग ओवर के बाद फिर वो रूटीन ऑपरेशन को हवाले होता है। वहाँ पे ट्रेनिंग भी हो सकती है, वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज वाला भी एक। ये दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर तो मुझे अपने कस्टमर को बना के चीज सीधी सीधी दे देनी हो तो फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे मैं कहूँगा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बट व्हाट अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज थिंग, व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट? तो बाज दफा प्रोजेक्ट के चार्टर के अंदर ट्रेनिंग वाला पार्ट शामिल होता है कि हम प्रोजेक्ट को ट्रेनिंग देके हैंड ओवर करके उसके बाद विल कंसीडर के प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है। और बाज दफा इस तरह होता है कि यार ट्रेनिंग के लिए हमारा एक रूटीन ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, वो कस्टमर की साइट पे जाके कर देता है, प्रोजेक्ट यहाँ पे एंड हो गया। इट डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट की बाउंड्री क्या डिफाइन की गई है विद इन प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि चार्टर के अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, ऐसी ट्रेनिंग पार्ट है या नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोजेक्ट का पार्ट है या नहीं है। एक्चुअली चार्टर के अंदर हम ये लिखते हैं कि व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल इज नॉट इंक्लूडेड। सॉरी, मसलन अगर एक घर है, कंस्ट्रक्शन है, घर हो रहा है, तो उसके अंदर हम लिखेंगे ना कि ये इतनी स्टोरी है, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, वुड वर्क, पेंट वर्क और इवन लेट्स से बाहर का लॉन, ये शामिल है या नहीं है। देन क्या मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर जो अप्लायंसेस हैं, जो बल्ब लगने हैं, जो पंखे लगने हैं, जो शैंडलियर लगना है या जो एसी लगना है, वो भी शामिल है या नहीं है। या उस घर की जो पूरी, अगर मैं कहूँगा वो रिफर्बिश, वो उसको मैंने पूरा आपको देना है, फर्नीचर भी बना के देना है, कारपेटिंग भी करनी है, ये शामिल है या नहीं है। तो व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल इज नॉट इंक्लूडेड विद इन दिस प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, वो आप चार्टर के अंदर डेफिनेटली उसके बाद स्कोप के अंदर हम ये चीजें डिफाइन करते हैं। सो एनीवेज, अब 5 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये आप वन बाय वन हम इनको में भी किसी भी सीक्वेंस में आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप कुछ बातें समझ लीजिए। एक है प्रोजेक्ट गवर्नेंस, ये पहली चीज है जो हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट गवर्नेंस। दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तीसरा है प्रोग्राम मैनेजमेंट। चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पांचवा है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओपीएम, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जी, एक है प्रोजेक्ट गवर्नेंस, एक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक है प्रोग्राम मैनेजमेंट, एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं जरा आपको स्क्रीन अभी ब्लैंक करके खुद ही सॉरी, या मुझसे कुछ क्लिक हो गए, मैं सॉरी। ठीक है, हाँ, उसे साउंड कर दिया हुआ somehow। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूँ और ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। पहली बात, आप सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सॉरी यार, अब वो ना मेरे कंट्रोल से बाहर हुआ जा रहा है। ओके, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। लेट्स से बैरिया टाउन इज दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और बैरिया टाउन के अंदर हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं। मैंने 3 फेजेस कोई भी बनाने हैं, लेट्स से 4 फेजेस है और ये 4 फेजेस मेजर प्रोजेक्ट्स के तौर पे है। सबसे पहली बात, इस बैरिया टाउन में होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स ये ऐसे ही हवा में नहीं हो रहे होते। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मर्जी है वो किया जाए, जितना पैसा मर्जी खर्च करे,
और इसी तरह इस प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं है। हर प्रोजेक्ट मैनेजर की एक अथॉरिटी डिफाइंड होती है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ चीज़ों के लिए आंसरेबल होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? होता ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे कि भाई आपके यहाँ जितनी भी इनवॉइसेस हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। इसके बाद आपने अगर लेट्स से 1 बिलियन से ऊपर प्रोजेक्ट है या 1 बिलियन से ऊपर का एक्सपेंडिचर है तो आपने कम से कम इस डायरेक्टर या मैनेजर लेवल से सिग्नेचर लाजमी कराने हैं। अगर आपका लेट्स से 10 मिलियन से ऊपर है तो आपको डायरेक्टर से लेनी है, इससे ऊपर है तो फलां से लेनी है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपको फलां फलां काम करने हैं तो ये बंदा परमिशन देगा, इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन रखने हैं। तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स बने हुए हैं। लेट्स से ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो 10 मिलियन का है और ये वाला प्रोजेक्ट 1 मिलियन का है। तो इस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा 1 मिलियन वाला, वो एक मैनेजर लेवल का प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। और अगर 10 मिलियन वाला है तो ये एक आपको डायरेक्टर लेवल का प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो ये बात कहते हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपने ये काम करना है कि अगर इससे ज्यादा का फंड है तो कम से कम इस स्केल का, इस पावर का बंदा लाजमी आप अपॉइंट करें। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक मैनेजर लेवल का जिसकी साइनिंग अथॉरिटी या अप्रूवल की अथॉरिटी 1 मिलियन है वो अपॉइंट कर देता हूँ तो ये तो हर दूसरे दिन अपना केस जो है ना टॉप मैनेजमेंट को भेज रहा होगा, सर वो इतना पैसा खर्च करना है, मेरी तो पावर से बाहर है तो आप करनी अलाउ कर दे। या फिर मैं अपने चार्टर के अंदर इसको ये स्पेशल पावर्स दूंगा। तो ये जो चीज है ये बेसिकली प्रोजेक्ट गवर्नेंस कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके यहाँ एक गवर्नेंस का प्रोसीजर होता है कि कौन से फंड्स कौन अप्रूव कर सकेगा, इनवॉइसेस कैसे मेंटेन करनी है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, सेफ्टी के प्रोसीजर्स क्या हैं, छुट्टियों के प्रोसीजर क्या है। मसलन इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई छुट्टी लेना चाह रहा है तो उसकी पे कटेगी या नहीं कटेगी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नेंस का एक प्रोसीजर पूरा बना हुआ है। ठीक है। आप उस प्रोसीजर को सामने रखते हुए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी वही प्रोसीजर अप्लाई करें। इसी तरह मुझे कहीं बाहर से बंदा हायर करना है, लेट्स से मेरी टीम के 10 मेंबर्स अपने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के और 10 जो है एक्सटर्नल हायर करने हैं। अगर मुझे वो एक्सटर्नल हायर करने हैं तो हायरिंग का प्रोसीजर क्या होगा? मैं अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को हायर कर लूं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में कोई रूल्स प्रोसीजर डिफाइन किए हुए ऑर्गेनाइजेशन ने? अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ने वो रूल्स और प्रोसीजर डिफाइन किए हुए तो ऑब्वियसली मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी वही रूल्स एंड गवर्नेंस के प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। सो गवर्नेंस वो रूल्स का सेट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले हर काम को अपने अंदर कवर किए हुए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ होता है वो उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट गवर्नेंस। बेसिकली ये गवर्नेंस के जो प्रोसीजर है ना वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए भी बनाती है और वो एट द सेम टाइम एक्सटर्नल कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको, या गवर्नमेंट सिर्फ लाजमी नहीं है, लेट से कोई अकाउंटिंग एजेंसी है, टैक्स वाले हैं, उनके सामने होता है कि आपने अपने यहाँ ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कम से कम ये काम करने हैं। तो वो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, लीगल बॉडीज की और जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती हैं उनके तमाम रूल्स प्रोसीजर्स को सामने रखते हुए प्लस अपनी कुछ प्रायोरिटी सेट करते हुए कि हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स होंगे, हमारे यहाँ जो रूटीन ऑपरेशन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लॉसेस ना हो, तो प्रॉपर प्रोसीजर्स लोग फॉलो करें। उसको करने के लिए यहाँ पे रूल्स प्रोसीजर्स का एक वो सेट बन जाता है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नेंस का एक मेथड होता है। इसकी बेस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कह लें कि छोटी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है वो चल रही होती है। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट भी हो रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को भी ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले तमाम रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। तो प्रोजेक्ट आइसोलेशन में नहीं हो रहा होता, इनफैक्ट वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली ट्रांसलेट होंगे। वो प्रोजेक्ट उनको वायलेट नहीं कर सकता। हाँ, एक सीन हो सकता है। ये बोले
सर ये जो गवर्नेंस है, ठीक है, प्रोजेक्ट की गवर्नेंस, इसमें तो वो चीजें भी आ रही हैं जो एचआर के अंडर आती हैं, तो क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं, वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ही नतीजे में एचआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ऐसे ही है ना। चले एचआर की एग्जांपल लेते हैं। एचआर ने, हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रूल बनाया हुआ है, हायरिंग जितनी भी होगी वो इस प्रोसीजर के तहत होगी। क्लियर है ये बात? अब वो हायरिंग चाहे रूटीन ऑपरेशन के लिए हो रही है या प्रोजेक्ट पे हो रही है, हम इन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब ये जरूर हो सकता है कि ये जो प्रोसीजर्स या रूल्स लिखे हुए ना, वहां पे एक दो क्लॉजेस और भी ऐड हुई हो, एक क्लॉज या एक पॉइंट ऐड हुआ हो कि हाउएवर फॉर स्पेशल पर्पस प्रोजेक्ट्स hiring can be done as and when decided by the project manager, let's say, ये पावर दे दी हुई है। अगर ऐसा है तो फिर देखें हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ही तहत ये हो रहा होगा। या वो ये कह सकते हैं कि यार अगर आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए हो तो उसके